नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और मेरे साथ धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और हमेशा हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। और आज जो विषय हम आपके बीच लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी उपचुनाव है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। और महाराष्ट्र और झारखंड के संदर्भ में बात करें, वहां विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस की स्थिति क्या है, बीजेपी कहां कितनी मजबूत है और अन्य राजनीतिक दल भी इस चुनाव के दौरान क्या कुछ खास करेंगे, इस पर हमारा फोकस रहेगा आज। धर्मेंद्र जी, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चुनाव है। बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन अगर हम उपचुनाव की बात करें, अखिलेश जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस जो है वो काफी पीछे नजर आ रही है, काफी रुकी हुई नजर आ रही है, बैठी हुई नजर आ रही है। मतलब एक जैसे होता है उपचुनाव के दौरान या अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस में वो बात नहीं लग रही। क्या वजह? हाँ, बात यह है, देखिए, एक रणनीति का हिस्सा होता है। जैसे यूपी में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, तो वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सहमति से हुआ है। महाराष्ट्र में जो है 85 सीट पे लड़ने का फैसला हुआ है, तो वहाँ पे भी एक रणनीति के तहत हुआ है। लेकिन रणनीति इस तहत से हुआ है चूँकि हरियाणा में हार के बाद जो है कांग्रेस का आत्मविश्वास टूट गया है। इसीलिए जो यूपी में डंके के चोट पे जो है अमेठी और रायबरेली जो है पे जीत हुई थी, मैंने अमेठी रायबरेली पे जीत हुई थी, उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। लेकिन सडनली आके जो है यूपी में जो है नहीं लड़ने का फैसला किया, जबकि 5 सीटों की मांग कर रही थी। और फाइनली जो सपा 2 सीट दे रही थी, लेकिन जो है कांग्रेस तैयार नहीं हुई। और वो भी हुआ जब हरियाणा चुनाव के अगले ही दिन जो है सपा बिना कांग्रेस के सहमति से सीटों का ऐलान कर दिया। लेकिन हम लोग अभी तत्कालिक क्षण पल पे नहीं जाएं, उसका जो हमको वजह जो समझ आ रहा है कि कांग्रेस क्यों यहाँ पे नहीं लड़ रही है, उसकी बात ये है कि बीजेपी को हराना है, योगी को हराना है, तो सपा को जो फ्री हैंड दे दिया गया है। दूसरी वजह है कांग्रेस जो है वहाँ पे स्ट्रांग नहीं मानी जाती है। ऐसे सेट को दिया जा रहा था जहाँ पे कांग्रेस का जड़ जो है, जमीन जो है मजबूत क्यों इतना, वही बता रहा हूँ कि मजबूत नहीं था। बीजेपी को हराना है, मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं हो और कांग्रेस मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं हो। तो एक तरह से मतलब ये लड़ाई जो करने की कोशिश है बीजेपी बनाम विपक्ष। तो एक तरह से, और दूसरी बात ये भी है कि मैंने इंटरनल पॉलिटिक्स है, चूंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि हरियाणा में सपा को नहीं पूछा गया और महाराष्ट्र में 12 सीट की मांग कर रही है। हो सकता है कि 3, 4, 5 सीट मिल जाए। तो एक तरह से तुमको मैं इधर फ्री छोड़ रहा हूँ, तुम उधर फ्री छोड़ दो। दूसरी वजह है कि हम बीजेपी को, मैंने अखिलेश ने ये किया होगा कि एक तरह से हम तो लगातार जो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जो सपा की शक्ति बढ़ती जा रही है। आपको 2022 में जो विधानसभा के चुनाव में भी सपा जो मजबूत होकर उभरी थी, लोकसभा में आपने देखा है कि 37 सीट जीती थी। और अब लग रहा है कि इसमें यदि हम जो है बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरे लिए जो है 2027 का चुनाव आसान हो जाएगा। ये वजह, ये राह लेकर जो है वो चला जा रहा है। अच्छा, यूपी में अगर हम बात करें, किसके उम्मीदवार हैं, उन पर अगर हम बात करें, जो मेन फोकस जो रहने वाला है। देखिए, यूपी में ऑलमोस्ट जो है आपको जो 9 सीट है उसमें ऑलमोस्ट जो है बीएसपी, सपा और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो उसमें आज जो पूरा बीजेपी की तरफ से लिस्ट आई, 7 लोगों की लिस्ट आई, एक जो है बाद में जो है सीट उम्मीदवार की घोषणा की गई। फिर बीएसपी ने भी ऐलान किया। और जब कांग्रेस से 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, तो फिर जो सपा ने दोनों पे ऐलान कर दिया। तो बड़ा कांटे की टक्कर होगी। जैसे देखिए क्या है, मुरादाबाद का जो कुंदरकी है, यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पे सपा ने भी मुस्लिम को दे दिया और बीएसपी ने मुस्लिम को दे दिया। वहाँ पे मुरादाबाद में जो है बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को दिया है। तो बेसिकली वहाँ पे मुस्लिम बनाम जो है ये हिंदू की लड़ाई होगी। तो एक तरह से सपा और बीएसपी में मुस्लिम वोट किसके पास जाता है उस पर निर्भर करता है। हालांकि बीएसपी जो है बहुत कमज़ोर होती जा रही है और अभी तो मुस्लिम की बात छोड़िए, वो अपनी दलित पे भी उनकी पकड़ कम होती जा रही है। खासकर इंटरेस्टिंग है करहल की सीट, जो मैनपुरी जो है सीट, वो करहल जो है अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन लोकसभा में जीतने के बाद वो इस सीट को छोड़ दिया था। यहाँ अनुजेश यादव को बीजेपी ने उतारा। पता है आपको कौन है? धर्मेंद्र यादव का बनोई है। धर्मेंद्र यादव जो है
अखिलेश का चचेरा भाई जो सांसद भी है, तो उनके घर में ही सेंध, चूंकि करहल भी यादव बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे यादव को ही बीजेपी ने उतारने की कोशिश किया। तो एक तरह से परिवार में फूट डालने की कोशिश की गई है। चूंकि यादव डोमिनेटिंग सीट है, तो इसलिए जो है वहाँ पे यादव उम्मीदवार को दिया। तो वहाँ पे तेज प्रताप यादव है, जो ये भी रिश्तेदार हैं। उसके बाद अवनीश कुमार साग बीएसपी ने उतारा है। तो ये सब जगह जो इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाली है वहाँ पे। और अच्छा, अखिलेश का पीडीए कार्ड है और बीजेपी ओबीसी कार्ड लेकर चल रही है उपचुनाव के दौरान, कितना ये कारगर होगा? देखिए, उसमें जो है लोकसभा में तो सफल हो गई थी। विधानसभा का जो उपचुनाव होता है वो बेसिकली ना तो विधानसभा का चुनाव होता है और ना तो वो लोकसभा का चुनाव होता है, बेसिकली वो लोकल चुनाव होता है। ना तो उसमें जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी की जाएगी। अखिलेश भले प्रचार करेंगे, योगी भले प्रचार करेंगे, लेकिन जो है वो जो है लोकल चुनाव ही होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब 2017 में बीजेपी जीती थी, तो उसके बाद फूलपुर, जहां से जो स्ट्रांग सीट इसका था केशव मौर्य का, और उसके बाद आपका गोरखपुर, दोनों जगह से बीजेपी हार गई। मतलब योगी की सीट भी उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी। ये हवा चली गई, अब तो बीजेपी का जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन 2019 में जो है शानदार प्रदर्शन हुआ, इवन की बीएसपी और सपा के गठबंधन के बावजूद वहां पे शानदार प्रदर्शन हुआ। अच्छा, ये अखिलेश और एक तरह से देखा जाए राहुल में बड़ा अच्छा तालमेल बैठा हुआ था और लग रहा था कि दोनों कुछ ना कुछ तो कमाल करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया उसने सबको चौंका दिया। ऐसा क्यों? और इन सब बातों की घोषणा भी जो है अखिलेश कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से कुछ कहा नहीं गया। मतलब जो आप कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं और हम आपका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सरेंडर है। आपको बता दें 10 सीट जो है, 10 सीट पे कहीं पे कांग्रेस की कोई सीट नहीं है। 5 पे तो सपा जीती थी, अब 5 पे 3 पे बीजेपी और 2 इसके अलायंस पार्टनर जीते हैं। अभी भी जो है 9 सीटों का जो ऐलान किया गया है, उसमें 1 सीट जो है आरएलडी को दिया गया है। आरएलडी को सीट जो दिया गया है आपको मुजफ्फरपुर नगर का मीरापुर जो है आरएलडी को दिया गया है। तो वहाँ पे जो है कांग्रेस कंटेस्ट में नहीं थी, तो कांग्रेस को लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये मेरी सीट तो है नहीं, और ऐसी ही सीट जो है समाजवादी दे रही थी जो हारने वाली सीट थी। तो उसमें लगा कि हम हार ही जाएंगे, तो चलो एक तरह से कम से कम यूपी में इसके साथ खड़े हो जाएं। और अपने एक्सपोज होने के बाद, चूंकि हरियाणा में हारने के बाद उसको लगा यूपी में भी हार जाएंगे, झारखंड तो मुझे लगता है कि वहाँ पे टक्कर उस ढंग की नहीं होगी, बीजेपी का अपर हैंड माना जा रहा है। जब सबसे इंटरेस्टिंग जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प है, किसके तरफ पाला किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश बहुत ज़बरदस्त जारी है वहाँ पे। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो पिछले बार भी कुछ ऐसा ही था, सरकार बन गई लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या खेल हो गया। तो इस तरह से महाराष्ट्र तो इतिहास रहा है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के संदर्भ में कहीं तो एक मजबूरी लेकर जो है बीजेपी अब यूपी उपचुनाव में यूपी की बात आप कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में जो यूपी में था लोकसभा चुनाव में ये बोला गया कि यूपी की सहमति नहीं ली गई है, तभी जो उम्मीदवार उतारा गया है, क्या बीजेपी जो है दिल्ली और लखनऊ एक ही पेज पे है कि अलग अलग पेज पे है? अच्छा। दिल्ली का दबदबा है कि यूपी का भी दबदबा है, ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनल राजनीति में पता नहीं चलेगा। तो यदि एक पेज पे नहीं होगा तो हो सकता है दिक्कत होगी। ये भी बोला जा रहा है कि मिल्कीपुर में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, उसको क्यों रोक दिया गया? जब जिस विधायक पे आरोप था वो ऑलरेडी सांसद बन गया, तो ऑलरेडी उस रास्ता मैंने मैटर ही खत्म हो गया, तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। तब सवाल है कि बीजेपी में जो है, वही मैं बता रहा था कि लखनऊ और दिल्ली एक पेज पर है कि नहीं, उसी तरह जिस तरह जो लोकसभा में हुआ था ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बातें होगी जब रिजल्ट आएंगे तब होगा कि किसके उम्मीदवार थे किसके उम्मीदवार नहीं थे। उम्मीदवार तो दिल्ली से तय होते हैं, योगी जी की बैठक हुई थी, एवं जैसा मौर्य प्लस ब्रजेश पाठक भी आए थे, लेकिन किसका क्या चला है उसमें देखना होगा। वैसे योगी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम जीतें वहाँ पे, लेकिन चूंकि एक तरह से विपक्ष का हौसला बुलंद है और योगी ने भी काफ़ी कोशिश की है, और लोकसभा में जो चुनाव था वो डिफरेंट नैरेटिव पे था। ये है जैसे बीजेपी कहकर चल रही है कि ठग ने महाठग को ठग लिया, और दूसरा जो है अखिलेश का कहना है कि हमें आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है। इस फॉर्मूले के साथ ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि ये फार्मूला जो है लोकसभा में था, इस बार देखना पड़ेगा कि है कि नहीं, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में ये देखा नहीं गया, चूंकि उस समय परसेप्शन की और नैरेटिव की लड़ाई थी, और विपक्ष उसमें सफल रहा था कि इस नैरेटिव को जो है पूरे बाजार पे उतार देना, जमीन पे उतार देना, वोटरों की नज़र में उतार देना, मीडिया में उतार देना,
सोशल मीडिया में उतार देना, तो उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट हुआ, जिसका असर हुआ कि बीजेपी जो है अपने ही गढ़ में हार गई। तो वो हवा मुझे दिख नहीं रहा, जो कि सोशल मीडिया का जो फ्लो था उस समय, उसमें काफ़ी दर्शक जो है बड़ा उसमें अच्छा, चलिए क्यूरियोसिटी थी। सोशल मीडिया को हम एक तरफ कर देते हैं। अब अगर हम ओवरऑल बात करें, क्या होता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र का दिलचस्प चुनाव है। देखिए, मराठा आंदोलन की वजह से जो बीजेपी को हार हुई थी, इस बार जो है जरांगे खुद लड़ रहे हैं, मराठा गढ़ में लड़ रहे हैं, तो 30-32 सीट पे लड़ रहे हैं, और 30-32 सीट में यदि वोट काट लेता है तो वोट काटने पे क्या होगा कि तब जो है बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। वहाँ पे मेरे ख्याल से 8 सीटें थी, तो जो मैक्सिमम सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिला, एक सीट केवल जो है एनडीए को मिला था। तो अभी जो वहाँ पर समीकरण बहुत उल्टा है, क्योंकि वहाँ पे जरांगे भी चुनाव लड़ रहे हैं, और उसने बोला है कि जो भी मेरा जो है मजबूत उम्मीदवार होगा उसको उतारेंगे। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग, यदि वो मराठा वोट ले जाता है तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जहाँ तक मुद्दा है वहाँ पे मराठा आंदोलन, मराठा रिजर्वेशन की बात है, किसान की बात है, आरक्षण की बात है, उसके बाद किसान सुसाइड की बात है, बेरोजगारी की बात है। ये भी बात है कि मुंबई का जो प्रोजेक्ट है उसको गुजरात ले जाता है। उस पर भी जो विपक्ष का आरोप होता है कि जो भी ये मुंबई जो है देश की राजधानी कैपिटल है, और उसके सारे प्रोजेक्ट डाइवर्ट होकर गुजरात चले जाते हैं, तो वो भी एक मुद्दा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे जो है ये लोग लड़ते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद इसने काफ़ी सारे निर्णय लिए हैं, एक दिन में 80 निर्णय लिए हैं, जहाँ पे जो है महिलाओं को पैसा देने की बात। गणित जो है झारखंड महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो गणित क्या कह रहा है? क्योंकि हर राजनीतिक दल अपना एक गणित लेकर चल रहा है, ऐसे में किसका गणित किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, वैसे देखेंगे तो 10 साल से जो है वहाँ पे करीब 10 साल से बीजेपी की सरकार करीब, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। हाँ। यहाँ पे क्या किया गया है, सपा ने सिद्दीकी मुस्लिम को उतार दिया है, और बीएसपी ने जितेंद्र कुमार सिंह उतार दिया है। तो मुस्लिम वोट तो किसी भी स्थिति में जो है बीजेपी को नहीं जाएगी। अब सवाल है कि वो वोट बीएसपी काट पाती है, नहीं पाती है। लेकिन जो बीएसपी का जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, उसको लगता है कि बी टीम कांग्रेस की है। एक बार 2019 में जो सपा के साथ गठबंधन हुआ था, उसके बाद जैसे बिदक गई, उसके बाद जिस ढंग से उत्साह नहीं दिख रहा है, मायावती उसे फील्ड में उतरती नहीं है। बिल्कुल। और देखा जाए तो बीएसपी तो काफी बैकफुट पर नजर आ रही है, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वही बता रहा हूँ, टक्कर तो सपा और बीजेपी के सपा और बीजेपी के बीच में है, और उसमें कांग्रेस का तो कोई देखा जाए तो कोई स्टैंड ही नहीं है। वो तो ठीक है अपना, जैसे समाजवादी पार्टी और कह रहे हैं कि संयुक्त जो कैंडिडेट है वो उतारेंगे, और इस तरह से ये चुनाव रहेगा। लेकिन अब अगर हम सारांश इस पूरे विषय का कहें, तो हर एक विधानसभा चुनाव से अगर हम देखें तो हर एक राजनीतिक दल अपना दमखम दिखा रहा है, जिसमें बीजेपी काफी स्ट्रांग है, और जैसे बीजेपी महाराष्ट्र में लगातार रही है, ऐसे में बीजेपी ज्यादा देखिए, कोई स्ट्रांग नहीं है, सब स्ट्रांग है। हाँ। चुनाव के पहले जो यदि आप अखाड़ा पे कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं तो सारे जो है वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग हम नहीं बनाते, वो जनता बनाती है। क्योंकि अब हरियाणा आपके सामने है, आपके सामने लोकसभा का चुनाव है, चूंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस जो जीती हुई चुनाव हार गई। तो वो हम लोग जो परसेप्शन बनाते हैं न्यूज रूम में या पब्लिक में, जो जितने भी एक्सपर्ट हैं वो या एग्जिट पोल वाले जो बनाते हैं वो डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है, पब्लिक को डिसाइड करना है कि क्या होना है। लेकिन हम तो बस एक अंदाजे लगा सकते हैं, और उस पर ही हम जो है बात कर रहे हैं। तो उपचुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों पर आज हमने खास चर्चा की, और कुछ खास पॉइंट्स आप देखिए क्या होता है कि मैं यही बोल रहा था कि जैसे कोई चुनाव होने के बाद ना बीजेपी बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और बहुत उसी मुद्रा में रहती है, 24 घंटे जो चुनाव मुद्रा में होती है। तो उसको पता है जहाँ खतरा होता है, जहाँ रिस्क आता है, तो वो बीजेपी संभल जाती है। जैसे कि आपको 2019 में पांच राज्य के चुनाव हुए थे, जहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान हार गई थी। तो उसके लिए जैसे प्रेशर कुकर की जो सीटी बजती है, तो बीजेपी के लिए वो सीटी बजी थी, खतरे की सीटी बजी थी। उसके बाद बीजेपी संभल गई थी। लोकसभा में खतरे की सीटी बजी थी, वो संभल गई, हरियाणा में जीत गई है। तो महाराष्ट्र में भी यदि हारेगी तो बहुत क्लोज मार्जिन से होगा, कोई भी ऊपर नीचे से, क्योंकि बीजेपी को पता है यहाँ पे खतरा है। तो खतरा होने के बाद बीजेपी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। तो वो अलर्ट के मोड में है, कितना उसमें सफल होती है नहीं होती है इस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन वहाँ पे इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेला है इंडिया गठबंधन ने। 85 कोई मतभेद नहीं हो, कोई बड़ा भाई नहीं हो, कोई छोटा भाई नहीं हो, सब हम बराबर हैं। जो भी जीत के आएगी सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा। तो उसमें शरद पवार का बहुत बड़ा गेम है। अब शरद पवार के गेम को
को समझना चाहिए। देखिए अभी जो हुआ था कि वहाँ पे कांग्रेस का दावा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हम ज़्यादा सीट पे लड़ेंगे। उसके बाद उद्धव ठाकरे का था कि हम जो है चूंकि हमको सीएम घोषित कर दो, तो हुआ कि सब जो गए शरद पवार के पास। शरद पवार ने क्या होता है कि वो दो बिल्ली की लड़ाई जो होती है उसका फायदा लेते हैं, दो चूहे की लड़ाई। तो उसने क्या किया कि ऐसा कैंची लगाया कि तुम भी 85 पे लड़ो, मैं भी 85 पे लड़ूं, तुम भी 85 पे लड़ो, सबको सेट कर दिया। फायदा किया हुआ शरद पवार को। शरद पवार जो बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, अनुभवी पॉलिटिशियन है, वो जो है ऐसी स्थिति बनती है जहां पे जो है इंडिया गठबंधन सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है और सीटों में ऊपर नीचे होगा तो शरद पवार का रोल बहुत बढ़ सकता है वहां। उधर दूसरे तरफ आप देखिएगा कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पहले बोल दिया है एकनाथ शिंदे जो है वहां सीएम का फेस होगा। अब डिपेंड करता है कितनी सीट आती है कितनी आती है। हाँ, और सीटों पर ही डिपेंड करता है। और कहते हैं कि राजनीति में तो कभी भी कुछ भी संभावनाएं जो हैं वो बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो आज का बहुत ही अहम विषय धर्मेंद्र जी हमने अपने सभी दर्शकों के बीच में रखा है, उपचुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को भी लेकर। और लगातार पल पल हमारी नज़र इन खबरों पर, इन खास खबरों पर बनी रहेगी। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और लाइव टाइम्स को यूं ही देखते रहिएगा। जय हिंद।